हेलो स्टूडेंट, आजमगढ़ इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे सोल्यूशन चैप्टर पर, जिसमें हमने 3 वीडियो बनाए और 3 लेक्चर हमारे कंप्लीट हुए। आज हमारा चौथा लेक्चर है इस लेसन पर, और हम लोग बात की तीसरे लेसन तक लेक्चर तक हमने बात किया था अणुसंघ के गुणधर्म, जिसमें हमने परासरण दाब के बारे में बात कर लिया था। आज हमको बात करनी है अणुसंघ गुणधर्म में वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस पे बात करनी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन। आज हमको इस पर पूरी चर्चा करनी है। तो वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन से पढ़ने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा वाष्प दाब होता क्या। क्या बात करनी है हमको, वाष्प दाब क्या होता है। और आपको बता दें पहले ही कि वाष्प दाब के ही कारण कोई वस्तु ठोस है, द्रव है या गैस है, किस अवस्था में है, इसका निर्धारण वाष्प दाब ही करता है। तो सबसे पहले हमको बात करनी पड़ेगी वेपर प्रेशर के बारे में, वाष्प दाब के बारे में। वेपर प्रेशर क्या होता है वाष्प दाब, तो हम देखते हैं कि मान लेते बर्तन है हमारे पास और इसमें हमने जल को ले लिया। अब हम इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, जब गर्म करते हैं तो नीचे के जो जल होंगे, जल के जो कण है, वो उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो नीचे वाला ऊपर वाले को, ऊपर वाला और ऊपर वाले को धक्का मारेगा, और जो सबसे ऊपर होगा वो अपनी सतह को छोड़कर ऊपर चला जाता है। ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा जितनी होती है उतने ऊपर तक जाएगा। लेकिन जब इसकी गतिज ऊर्जा कम होगी तो पुनः नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो द्रव के कणों का वाष्प में परिवर्तित होना, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वाष्पन कहलाती है, वाष्पन कहलाएगी। लेकिन जब इसकी गति ऊर्जा कम हो जाती है तो यही जो द्रव के कण थे, जो वाष्प के कण थे, वो पुनः द्रव में परिवर्तित होकर नीचे आना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संघनन। क्या, द्रव के कणों का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है, और वाष्प के कणों का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। तो जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वाष्पन और संघनन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं। या ऐसी बात करें तो वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो हुआ क्या कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो वाष्पन होगा और संघनन होगा। एक समय ऐसा आएगा कि वाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों बराबर हो जाएगी। संघनन की दर और वाष्पन दर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। उसी अवस्था पर द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। तो फिर समझते हैं, जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पुनः गतिज ऊर्जा कम होने पर संघनन के कारण यह द्रव में परिवर्तित होने लगता है। तो होगा क्या, जैसे ही यह नीचे आएगा द्रव में तो इधर वाष्प में परिवर्तित हो रहे होते हैं, इनको धक्का मार देते, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आएगा। तो ये प्रक्रिया बहुत देर तक चलती रहती है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वाष्पन और संघनन दोनों की दर बराबर हो जाती है, और इसी अवस्था पर द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाता है। तो हम सीधे बोल सकते हैं कि वाष्पन तथा संघनन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जब दोनों अग्र तथा पश्च दोनों अभिक्रियाओं की दर बराबर हो जाती है तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, साम्यावस्था। हमने इस बात को कक्षा 11 में पढ़ा था। तो क्या हमें अब एक बात को एक ही लाइन में इसको बोलना चाहें तो वाष्पन तथा संघनन की साम्यावस्था पर द्रव की सतह पर डाला गया दाब ही क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा।
तो लिख दें इसको, वाष्पन तथा संघनन की साम्यावस्था पर द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा डाला गया दाब, ये क्या कहलाएगा? वाष्प दाब कहलाता है। इंपॉर्टेंट है ये, तुमने जान लिया वाष्प दाब किसे कहते हैं। वाष्पन तथा संघनन की साम्यावस्था, साम्यावस्था क्या होती है? कि वह अवस्था जिस पर अग्र तथा पश्च दोनों अभिक्रियाओं की दर बराबर होती है, दोनों अभिक्रियाओं की जो परिवर्तन की दर होती है वो बराबर होती है, उसी अवस्था को हम साम्यावस्था के नाम से जानते हैं। तो वाष्पन तथा संघनन की साम्यावस्था पर द्रव की सतह पर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। जब इतना हो गया तो अभी हम इसके यहाँ पहुंचने से पहले अभी और बात करते हैं कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। क्या बात करेंगे? वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहला कारक हो जाएगा विलयन की प्रकृति। किसकी बात करते हैं? विलयन की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन की प्रकृति मतलब क्या होता है? विलयन कैसा है? अगर विलयन में जो घटक मिले हुए हैं दोनों एक दूसरे से की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, दोनों क्या हो? एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उस दौरान अगर हमको तोड़ना है उनको, अच्छा सबसे पहली बात, वाष्प कब परिवर्तित होगा? द्रव जो है ये वाष्प में कब परिवर्तित होगा? तो जब इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और द्रव से जब गतिज ऊर्जा तीव्र हो जाएगी द्रव अवस्था से, तब जाके गैस अवस्था में परिवर्तित होंगे। लेकिन अगर दो कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इनको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तब जाके वाष्प में परिवर्तित होगा। अर्थात ये आसानी से परिवर्तित नहीं होने वाला है तब जब दो कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा हो, और वहीं आकर्षण बल अगर कम हो तो जल्दी से टूट जाएगा और जल्दी से वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो दो विलयन में जो घटक हैं, घटकों के मध्य लगने वाला अंतर आणविक बल अगर कम होता है तो वाष्पन की प्रक्रिया तीव्र होगी, मतलब वाष्प दाब भी अधिक हो जाएगा। लेकिन अगर इनके बीच लगने वाला अंतर आणविक बल अधिक है तो वाष्प दाब का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। तो क्या विलयन की प्रकृति, विलयन में क्या हो जाएगा? अंतर या अंतः आणविक बल का मान अधिक होने पर वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। इसका उल्टा आप समझ जाइएगा कि अगर अंतः आणविक बल का मान कम होगा तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अब अंतः आणविक बल मतलब दोनों अणुओं के बीच लगने वाला बल। दूसरा बात करते हैं ताप की। ताप, हम अब तक बात करें गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा सदैव डिपेंड करती है ताप पर। किसी भी वस्तु का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गति करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे बात क्या करें? द्रव के कणों की गति की करने की क्षमता को बढ़ाना है, इसका मतलब ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब सदैव बढ़ेगा। क्या? ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। इसके लिए क्लेपरान ने अपना एक समीकरण दिया था। क्लेपरान ने अपना एक समीकरण दिया, उनके अनुसार 2.303 लॉग
बेस 10 P2 अपान P1 बराबर डेल्टा H अपान R इंटू T2 माइनस T1 अपान T1 T2। ये समीकरण दिया था क्लेपरान ने ताप और वाष्प दाब के बीच संबंध। तीसरी बात हम करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, अवाष्पशील विलेय पदार्थों की संख्या। तीसरा सीधे बोल सकते हैं विलेय की प्रकृति पर। तो विलेय दो हो सकते हैं, एक वाष्पशील हो सकता है और एक अवाष्पशील हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं वाष्पशील की, तो वाष्पशील जो है वाष्प में परिवर्तित हो सकता है, तो उसके कारण वाष्प दाब बढ़ेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर विलेय अवाष्पशील है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बात किया था कि अवाष्पशील का मतलब क्या था, कि ऐसे विलेय पदार्थ जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होते हैं, उसे क्या होते हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ। जैसे अगर हम चाय बना रहे हैं, उसमें चीनी डाले हैं, तो उस दौरान हम पानी और मिश्रण को गर्म करते हैं, तो पानी धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है, लेकिन अंत तक चीनी पड़ी रह जाती, नीचे बैठ जाती है। तो बात वही है क्या, कि चीनी अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ की उपस्थिति होने पर वाष्प दाब बढ़ेगा कि घटेगा। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर कोई एक विलयन है, शुद्ध विलयन मतलब उसमें अवाष्पीय विलेय पदार्थ नहीं मिलाया गया है, और उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जो सबसे ऊपर वाला होगा वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, और पुनः हम जान रहे हैं कि जो वाष्प में ऊपर जाएगा वो पुनः नीचे भी आएगा, तो वाष्प दाब जो भी समथिंग होगा होगा। लेकिन अगर हम इसी विलयन में, यही विलयन है, इतनी ही मात्रा हो, और हमने इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ भी मिला दिए, क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया। अब हम उतना ही टेम्परेचर इसको देंगे, तो होगा क्या, कि जितने लोग इधर जा रहे थे उतना नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मात्रा तो अवाष्पीय विलेय पदार्थों के द्वारा भी घेरी गई है। तो जो विलायक के ऊपर जाना चाहेंगे रोक लेगा, अर्थात पृष्ठ क्षेत्रफल का मान कम कर देगा इसके, जिसके कारण अवाष्पीय विलेय पदार्थ तो खुद नहीं जा रहे हैं, खुद नहीं जा रहा, साथ ही साथ विलायक के कणों को भी रोक दे रहे हैं, जिसके कारण जितना वाष्प दाब पहले था उतना वाष्प दाब इस समय नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब विलायक के कण भी वाष्प में, विलायक के कणों के वाष्प में परिवर्तित होने की जो क्षमता है वो पहले की तुलना में कम हो जाती है। अर्थात अगर विलयन शुद्ध है तो उसका वाष्प दाब अधिक होगा, लेकिन अवाष्पीय विलेय पदार्थ उपस्थित होने के कारण पृष्ठ क्षेत्रफल के मान को कम कर देता है, विलायक के पृष्ठ क्षेत्रफल के मान को कम कर देने के कारण यह वाष्प में उतना तेजी से परिवर्तित नहीं हो सकता, अर्थात वाष्प दाब कम हो जाता है। हम क्या बोल सकते हैं कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ की उपस्थिति होने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। मान लेते हैं कि कोई एक शुद्ध विलायक है, उसका वाष्प दाब, इसका शुद्ध विलायक का या विलयन का वाष्प दाब क्या है, P नॉट है, ठीक है। लेकिन जब हमने विलयन बनाया, विलयन मतलब क्या हो जाएगा, इसमें हमने जब अवाष्पीय विलेय पदार्थ मिलाया तो इसका जो हमने वाष्प दाब ज्ञात किया Ps, और हमको पता है शुद्ध का अधिक है और विलयन का कम है, तो कितना कम हुआ, तो हम बोलेंगे वाष्प दाब में कितना अवनमन हुआ, कितनी कमी हुई, हम बोलेंगे कि P नॉट में से Ps घटा दीजिए तो हमको वाष्प दाब में अवनमन आ जाएगा। लेकिन बात करनी है हमको वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन। आपेक्षित मतलब कि अपेक्षाकृत कितना अवनमन हो रहा है, तो हम बोलेंगे क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा,
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, यही है वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन। वो किस पर डिपेंड कर रहा है? अवाष्पीय विलेय पदार्थों के अणुओं पर डिपेंड कर रहा है, अर्थात वे गुण जो अवाष्पीय विलेय पदार्थों के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उसे हम अणु संख्य गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात कर लिया था। जो आज के वीडियो में नए हैं वो पुराने वाले और इससे पहले वाले लेक्चर को देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अब हमने देखा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है वाष्प अवाष्पीय विलेय पदार्थों के अणुओं की संख्या पे, अर्थात यह भी एक अणु संख्य गुणधर्म है। ठीक है, तो हमने वेपर प्रेशर के बारे में इतनी बात की। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे अगली बार बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज राउल्ट के नियम पे। तो राउल्ट ने वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन पर अध्ययन करने के बाद कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कैसे होता है, किस पर डिपेंड करता है, इन सब का अध्ययन करने के बाद कुछ नियम दिए और इस नियम को क्या बोला गया? राउल्ट का नियम। इनके अनुसार क्या था, राउल्ट ने बताया क्या, कहा कि मान लेते हैं कोई एक सॉल्यूशन है, कोई एक बॉक्स मान लेते हैं, इसमें हमने कई प्रकार के ए बी सी 3 प्रकार के घटक मिलाए, सॉल्यूशन में 3 घटक मिलाए। तो बोला कि अब इस सॉल्यूशन जो है इसमें 3 घटक मिलाए गए हैं, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा? तो मिश्रण के लिए वाष्प दाब के लिए के संदर्भ में राउल्ट ने बताया, कहा कि किसी मिश्रित विलयन का वाष्प दाब, किसी मिश्रित विलयन का वाष्प दाब मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। क्या बोला? कि किसी विलयन का वाष्प दाब, किसी मिश्रण या विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर, मतलब इनका वाष्प दाब कितना है, इनका इन सबका जोड़ दिया जाए तो पूरे मिश्रण के वाष्प दाब के योग का, पूरे मिश्रण का जो वाष्प दाब होगा इनके योग के बराबर होगा। सिंपल सा नियम है, लेकिन इस पर जो प्रश्न होते हैं थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछा जाता है, इसलिए हमको समझना है। क्या इनके अनुसार क्या होता है? किसी मिश्रित विलयन या किसी विलयन, किसी मिश्रित विलयन का वाष्प दाब विलयन के प्रत्येक घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या बोला? किसी मिश्रित विलयन का वाष्प दाब विलयन के प्रत्येक घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है, तथा किसी घटक का, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, क्या बोला? किसी मिश्रित विलयन का वाष्प दाब विलयन के प्रत्येक घटकों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है, तथा इनका जो आंशिक वाष्प दाब है उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इतना जो बात है राउल्ट का नियम है, अब इसी बात को हमको पढ़ना है। क्या? जैसे बताया कि मान लेते हैं, हमने बोला कि 3
थे, हमने बोला कि किसी मिश्रित विलयन का वाष्प दाब, पी मतलब मिक्सर, पी मतलब वाष्प दाब, एम बार मिश्रण, किसके बराबर होगा? मान लो कोई विलयन ए बी सी तीन से घटकों से मिलकर बना है, तो पी ए पी डैश बी पी डैश सी डैश, आंशिक वाष्प दाब को हम डैश से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इनके घटकों के योग के बराबर होता है। फिर लगेगा तो हम दूसरी बात कर लेते हैं कि क्या बोला इन्होंने कि P डैश ए किसके बराबर होगा? आंशिक वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था, शुद्ध अभी हमने बोला था P नॉट से प्रदर्शित करेंगे, तो P नॉट ए इंटू यक्स ए, ये क्या था? मोल प्रभाज है, ये किसका है? मोल प्रभाज है। P डैश बी बराबर P नॉट बी इंटू यक्स बी, P डैश सी बराबर P नॉट सी इंटू यक्स सी। ये बात हो गया। तो हम पूरा करना चाहें तो Pm बराबर P नॉट ए इंटू यक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू यक्स बी प्लस P नॉट सी इंटू यक्स सी। ये तो हमारा हो गया, ये हमारा राउल्ट का नियम इतना हो गया। लेकिन बस इतने ही तक होता तो बात खत्म होती। अब आगे बात करते हैं कि राउल्ट का नियम और क्या कहता है। तो बोला गया कि मान लेते कोई विलयन जो ठोस द्रव विलयन है, क्या है? ठोस द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम, हम राउल्ट के नियम को थोड़ा सा और क्लियरिफाई करेंगे। तो ठोस द्रव विलयन के लिए, ठोस द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम, तो ठोस द्रव विलयन का मतलब कि ऐसे विलयन जिसमें विलायक द्रव हो, विलायक क्या हो? द्रव हो, लेकिन विलेय पदार्थ ठोस हो, उसे क्या बोलते हैं? ठोस द्रव विलयन। जैसे पानी में चीनी को घोला गया तो चीनी ठोस थी, पानी द्रव है, ठोस द्रव विलयन। इसलिए राउल्ट का नियम क्या कहता है? तो हम लेते हैं, माना इफ ए सॉल्यूशन, माना कोई विलयन मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, यदि कोई विलयन दो घटकों से मिलकर बना हुआ है, दैट इज कौन कौन? ए एंड बी, ए और बी दो घटकों से मिलकर बना हुआ है, इन विच ए इज वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब वाष्पशील, एंड बी इज नॉन वोलाटाइल मतलब अवाष्पशील। बी अवाष्पशील है, ये क्या है? वाष्पशील है। बात करते हैं क्या होगा। तो ए वाष्प में परिवर्तित, मतलब ए को हम क्या मानेंगे? जो वाष्प में परिवर्तित हो रहा है वो द्रव है, और जो अवाष्पशील है वो क्या है? ठोस है। मतलब ए विलेय, बी विलेय है और ए क्या है? विलायक है, ऐसा मान लेते हैं। अब इसके लिए हम बोलेंगे विलयन का वाष्प दाब। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? तो सॉल्यूशन को हम पीएस से प्रदर्शित करते हैं, तो पीएस बराबर हो जाएगा पी डैश ए प्लस पी डैश बी। यही बात किया हमने अभी। अब इसके आगे हम बात करते हैं क्या कि पी डैश ए बराबर हम लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू यक्स ए, एंड पी डैश बी बराबर हम बात कर सकते हैं पी नॉट बी इंटू यक्स बी। चलिए, कितनी बातें हो गई? देखिए, ए वाष्पशील है, जो वाष्प में परिवर्तित होगा उसका वाष्प दाब भी होगा, लेकिन बी क्या है? अवाष्पशील, अर्थात वाष्प में परिवर्तित ही नहीं होगा, और जो वाष्प में परिवर्तित नहीं, जिसका वाष्प ही नहीं बन रहा, तो वाष्प दाब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो हम लिखेंगे बिकॉज बी इज नॉन वोलाटाइल,
क्या? क्योंकि बी क्या है? अवाष्पशील है। सो पी नॉट बी बराबर 0। वाष्प दाब तो इसका शून्य हो जाएगा। इसका शून्य तो शून्य का गुणा, इसमें इससे शून्य से गुणा करेंगे तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? शून्य। अर्थात पी डैश बी बराबर भी क्या हो जाएगा? पी डैश बी बराबर भी 0 हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? तो पी एस बराबर पी डैश ए कर सकते हैं। अब हमको पता है कि पी डैश ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। अर्थात हम लिखेंगे यहां पर क्या? पी नॉट ए इंटू यक्स ए को हमको मानना है क्या? ए सॉल्वेंट है। यहाँ पर ये क्या है? सॉल्वेंट है। तो हम इसका लिख सकते हैं। अब यक्स ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो हमको पता है मोल प्रभाव जो है, हमने लिखा था इससे पहले मोल प्रभाव में कि यक्स ए प्लस यक्स बी दो घटकों से मिलकर दोनों का योग हमेशा एक होता है। तो यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर एक, तो यक्स ए बराबर क्या कर सकते हैं? 1 माइनस यक्स बी कर सकते हैं। हम लिख देंगे यहां पर पी एस बराबर पी डैश ए इंटू 1 माइनस यक्स बी। इतना कर सकते हैं। अब आते हैं इसको लेके, तो पी एस बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू यक्स बी। पक्षांतर कर लेते हैं। ये हो जाएगा पी नॉट ए बराबर माइनस पी नॉट, थोड़ा पुश कर दिया, यक्स बी। क्या हुआ? तो क्या हुआ? हमने कहा कि अब इसको पक्षांतर करते हैं तो माइनस इधर आ जाएगा। बचा क्या है यहाँ पर? पी माइनस पी नॉट ए इंटू यक्स बी। अब इसको पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा पी एस माइनस पी नॉट ए अपान पी नॉट ए बराबर माइनस यक्स बी। अब इसको हम माइनस का दोनों तरफ गुणा कर देते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये बन गया हमारा पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए बराबर यक्स बी। ठीक है, हमको याद रखना है एक्स बी क्या? बी क्या था? सल्यूट था, विलेय था। तो अब हम बोल सकते हैं क्या इसको? थोड़ा सा हम पहले जो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन देखे थे, तो ए देखो, ए क्या है? विलायक है। बी क्या है? विलेय है। तो ये विलायक मतलब शुद्ध विलयन था। ये हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज। तो क्या कर सकते हैं कि किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब इसका एक ही लाइन हो गया क्या? किसी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये भी राउल्ट का नियम कह रहा है। ठीक है, क्या वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो अभी तक हमने राउल्ट के सिद्धांतों को पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी से कि राउल्ट के नियम पे जो सवाल पूछे जाते हैं, आपकी एक्सरसाइज पूछी जाती है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतने का एक्सरसाइज ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हमने लास्ट में यहां तक सिद्ध किया है। क्या है? पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर
मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज किसका, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। अब हमने मोल प्रभाज पर भी चर्चा की है दूसरे वीडियो में अपने, तो आप जो लोग आज नए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को फॉलो करके देख लेंगे। मोल प्रभाज हम देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर पी नॉट, या एक बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, साइन केवल पूछा गया था कौन क्या है, तो पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पीएस विलयन का वाष्प दाब है। दो बातें हो गई। अब हम मोल प्रभाज पे बात कर रहे थे, तो बात किया था कि मोल प्रभाज में क्या होता था कि एक के मोलक संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो हम बात करते हैं मोल प्रभाज के, विलेय के मोल प्रभाज को लिख सकते हैं क्या, कि माना विलेय n है, स्मॉल n है, क्या, इफ सॉल्यूट क्या हो, सॉल्यूट को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करें, विलेय की मोलक संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, तो विलेय को हम क्या स्मॉल n से, एंड सॉल्वेंट को हम किससे कर दें, कैपिटल n से प्रदर्शित करें, तो क्या होगा इसको देखते हैं। तो हो जाएगा P नॉट माइनस पी एस अपान P नॉट बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ये हमारा हो गया। यदि विलयन सांद्र है उसके लिए अगर हमको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो इस सूत्र पे हम सारा प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये सूत्र किस पे लगता है, सांद्र विलयन के लिए, फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये सूत्र मुझ पे लगेगा। अब थोड़ा सा और कुछ में मैथमेटिकल नियम लगाते हैं, हम इसको इस सूत्र को लिख सकते हैं 1 माइनस पी एस अपान पी नॉट, लिख सकते हैं इसको, क्योंकि बटन कट जाएगा, फिर n अपान n प्लस कैपिटल n, इधर लेके चले जाते हैं, ये हो जाएगा पी एस अपान पी नॉट बराबर 1 प्लस n सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस। अब जब इसको करते हैं हम लोग पक्षांतर, तो हो जाएगा पी एस अपान पी नॉट बराबर, इधर जाएगा तो क्या हो सकता है, डिटेल में ही कर लेते हैं, n प्लस कैपिटल N माइनस n बटे n प्लस कैपिटल N प्लस माइनस कैंसिल, तो बच गया पी एस बराबर पी नॉट बराबर n प्लस कैपिटल N। तो ये क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। अगर विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, विलायक का मोल प्रभाज, तो हम बोल सकते हैं पी एस बराबर पी नॉट, पक्षांतर कर लेते हैं, गुणे विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोल की संख्या, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। तो अब देखिए एक परिभाषा और हमारी बन गई कि किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। इससे भी हमारा एक परिभाषा बन गया। अब हमने यहां तक बात किया था
तो और आगे बात करते हैं इसमें कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए ऐसा है, तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, क्या, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, तनु विलयन, तनु विलयन क्या होता है, इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत ही कम हो, ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, तनु विलयन बोलते हैं। तो तनु विलयन के लिए क्या हो जाएगा, देखिए इसलिए क्या आते हैं इस सॉल्यूशन को सूत्र से, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर, यहां पर है तो यन प्लस कैपिटल एन इतना है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है। अगर तनु विलयन है तो उसमें यन का मान, स्मॉल यन का मान कैपिटल एन की तुलना में बहुत ही कम हो जाएगा। स्मॉल एन का मान क्या, कैपिटल एन की तुलना में बहुत कम, मतलब नगण्य हो जाएगा, अर्थात इसको हम नगण्य मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर यन स्मॉल एन कैपिटल एन, ये हो जाएगा। कौन सा, किस पे, ये तनु विलयन के लिए होता है। तो यन का मतलब मोल है, मोल मतलब क्या, पदार्थ की मात्रा बटे उसका अनुपात, तो हम स्मॉल एन बराबर कर सकते हैं पदार्थ की मात्रा बटे उसका अनुपात, और कैपिटल एन बराबर कर सकते हैं पदार्थ की मात्रा बटे उसका अनुपात। तो बस सारे मान रख लीजिए यहाँ पर, हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर डब्ल्यू अपान यम, इसका हो जाएगा, फिर गुणे कैपिटल एम अपान कैपिटल, ये हमारा किसके लिए, अगर तनु विलयन है तो ये सूत्र लगेगा, सांद्र विलयन है तो यह सूत्र लगेगा। लेकिन हम बार बार अलग अलग विलयनों के लिए अलग अलग सूत्र लगाएं, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम एक ऐसा ही सूत्र डिराइव कर लें जिससे हमको सोचना ही ना पड़े कि विलयन तनु है कि सांद्र है, दोनों लग जाए। ठीक, तो हम लोग उस सूत्र को डिराइव करते हैं, तो क्या, सिंपल फॉर्मूला ऑफ राउल्ट लॉ। देखते हो, हमने देखा कि राउल्ट के नियम के अनुसार जो सूत्र पाया हमने तनु विलयन के, सांद्र विलयन के लिए, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जो इनका सूत्र आ रहा है कैलकुलेशन के लिए, वो आ रहा है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये आ रहा है, इससे हमको सॉल्व करना पड़ेगा। वहीं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन अगर है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो वहां पर था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल एन, इसके द्वारा लगाएंगे, या इसी को हम कह सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, इसके द्वारा लगाएंगे। लेकिन हम एक सिंपल से फॉर्मूले को डिराइव करते हैं जिससे हमको एक सोचना ही ना पड़े कि कौन सा सूत्र लगाया जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन प्लस कैपिटल एन, यही है। अब हम इसको लेके चलते हैं कुछ ऐसे, इसको उलट देते हैं, तो हो जाएगा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन, ऐसा हो जाएगा। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, ऐसा हो जाएगा। इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो हो जाएगा पी नॉट माइनस पी नॉट
माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो पी नॉट रह जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा कि पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू एन, सॉरी कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। हम चाहे तो इसको उल्टा कर सकते हैं, ये हो जाएगा पी नॉट पी एस इक्वल अपॉन, सॉरी पी एस इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू स्मॉल एम डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम, स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। इस रिलेशन के द्वारा हमको याद करने की आवश्यकता नहीं होती कौन सा सूत्र है, इस पे सारे सवाल आपके आ जाएंगे। हाँ, पॉइंट का कुछ फर्क पड़ेगा, पॉइंट समथिंग समथिंग, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, आंसर आपका लगभग आ जाता है इस पे। तो इस सूत्र से हमको सवाल सारे लगाने पड़ेंगे। लगे हाथ हम मोलरता पे भी डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे आप वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन और मोलरता के बीच में क्या संबंध होता है। तो लिख लेते हैं relationship between molality and relative lowering in vapor pressure, दोनों में क्या संबंध होगा। तो देखिए इसी सूत्र को लेकर चलते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू डब्ल्यू गुणे एम अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर लीजिए। तो ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर देते हैं तो होता क्या है, देखिए पदार्थ की मात्रा गुणे 1000 अणुभार विलेय का भार, ये तो है मोलरता। पदार्थ की मात्रा गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार, ये मोलरता हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एम अपॉन 1000। आपका एक सूत्र और प्राप्त हो जाता है। इतने सारे सूत्र हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तुम्हारे पास दो एक्सरसाइज है। प्रश्न आपका, पानी का वाष्प दाब 25% कम करने के लिए 100 ग्राम पानी में कितना यूरिया विलेय करना होगा। तो हमको यूरिया का भार पूछा जा रहा है कि कितना विलेय करना पड़ेगा। तो हमको पहले देख लेना पड़ता है कि क्या क्या दिया है। ठीक है, विलायक, पानी क्या है, विलायक है, और यूरिया क्या है, विलेय है। तो हम पहले विलायक का भार जो हमारे सामने दिया है कितना है, 100 ग्राम, इसको कर लिया। अब हमको दूसरा स्मॉल डब्ल्यू ज्ञात करना है। अब स्मॉल एम पे बात कर लेते हैं। सूत्र जो हमने हमारे सामने है यही है, इसी पे हम देखते हैं। स्मॉल डब्ल्यू हमको ज्ञात करना है, स्मॉल एम यूरिया। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। तो जब हम जोड़ेंगे इसका अनुभार आता है कितना, 60 हो गया। अब पानी है, पानी को का जो कैपिटल एम हो जाएगा, पानी का अनुभार 18 आ जाएगा। अब क्या है, पानी का वाष्प दाब 25% कम करने के लिए, मतलब अगर परसेंट की बात करनी है तो हमेशा 100 होता है। तो शुद्ध पानी जो है उसका वाष्प दाब मतलब पी नॉट का हो जाएगा 100 मानेंगे, और 25% इससे कम कर देंगे तो पीएस का मान हम रख देंगे कितना, 100 से 25 जाएगा तो 75 हो जाएगा। बस
जब इतना सब कुछ हो गया तो सवाल को सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या हो जाएगा हमारा, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल एम अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल W। सारे मान दिए हैं, आपको स्मॉल एम ज्ञात करना है, तो इस सूत्र पर रखकर आप ज्ञात कर लीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। दूसरा सवाल हमारा है कि ग्लूकोज के जलीय विलयन का 373 केल्विन पर वाष्प दाब 750 ml है। तो मोललता ज्ञात कीजिए। हमारे सामने सूत्र लिखा है, क्या है, P नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी एस, फिर क्या है, मोललता को हम स्मॉल एम से लिख सकते हैं गुणे कैपिटल एम अपान 1000। चलिए, हमको मोललता ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन सब का मान देख लेते हैं। पी नॉट मतलब शुद्ध जल का वाष्प दाब क्या होगा, कितने पर, 373 केल्विन पर। 373 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तित करेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और जल का वाष्प दाब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिखेंगे क्या, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, जल का वाष्प दाब 760 mmHg होता है। ये हो गया, तो हमको P नॉट हो गया 760। अब क्या है, PS आपका 750 है बटे 750। फिर मोललता आपको ज्ञात करनी है, क्या है, ग्लूकोज का जलीय विलयन मतलब जल मतलब अनुभाग 18 हो जाएगा। इससे भी सवाल को सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, अच्छा, तो इतना हमने देखा आज राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम पर हमने कई सूत्र देखे। हमने देखे कि अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो यह सूत्र, डाइल्यूट सॉल्यूशन यह सूत्र। अगर हमको दोनों सूत्रों की जगह एक कॉमन सॉल्यूशन सूत्र को लिखना है तो हम इस सूत्र के द्वारा सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर हमने वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन तथा मोललता के बीच में संबंध भी स्थापित किया, और इस हमने 2 एक्सरसाइज पर भी चर्चा की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।